हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले स्पॉटिंग द एरर्स के हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। सो वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दो चीजें होती है इससे। फर्स्टली, एक तो आप प्रैक्टिस के हैबिट में आते हो, एंड सेकेंडली यू चेक योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द वन दैट यू रिक्वायर फॉर द एग्जामिनेशन। कई बार ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता तो हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन कैसे आ रहा है ये नहीं पता होता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाओ। लाइक आपने नाउन का आपने नाउन पढ़ लिया, कैसे आप किस तरीके से नाउन को डिवाइड करते हो, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो आप, एंड देन यू हैव आल्सो लर्नड अबाउट द सर्टेन रूल्स रिलेटेड टू नाउन। अब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक होती है, कोई भी आप एनडीए की किसी भी पब्लिकेशन की लो, जस्ट मेक श्योर कि उसमें एरर कम हो। तो उसमें नाउन का एक टॉपिक है, तो उसके लास्ट में ना नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो एक बार वो प्रैक्टिस कर लो। फिर स्पॉटिंग द एरर्स के जो आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं, वो भी एक बार प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी आएगी। यूजुअली एनडीए एग्जामिनेशन में, अगर मैं इंग्लिश की भी बात करूँ, से आपका मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, तो कंपैरेटिवली आपके कैलकुलेटिव होती है मैथ्स, तो उसमें आपका बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन इंग्लिश में अगर बात करूँ तो वो आप ये है कि आराम से आपके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो इंग्लिश में। तो टाइम की एज सच आपके पास इतनी ज़्यादा आप देखोगे टाइम लिमिट आपके पास काफ़ी रहती है। टाइम की आपको कमी नहीं होगी अगर आप जो है अगर आप इंग्लिश जो है वो समझते हो, राइट। अगेन फॉर द वोकैबुलरी सेक्शन, एक तो हम वोकैबुलरी की इटमोलॉजी है, मतलब ओरिजिन कैसे हो रही है वोकैबुलरी, उस पे जो भी सीरीज़ बन रही है, एक तो आप वो देखते जाओ। प्लस आप ये करो कि जैसे जैसे आप चीज़ें पढ़ते जाते हो, स्पेशली अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, करंट अफेयर्स तो आपके कवर हो ही रहे हैं, लेकिन आप पढ़ने के साथ साथ चीज़ें कॉम्प्रिहेंड करना भी सीखते हो, राइट। सो रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि वो हर रोज़ आपका न्यूज़पेपर आता है, तो आप एक हैबिट में रहते हो, राइट, कि आपने एक दिन की न्यूज़ पढ़ ली, फिर आपने अगले दिन न्यूज़ पढ़ ली। एक और चीज़, कई बार आपको लगता है कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट मिस तो नहीं कर दिया। कोई भी अगर मेजर इशू है, कोई भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ऐसा नहीं होता है उसमें सिर्फ एक दिन आपकी न्यूज़ है, अगले दिन उससे फॉलो अप या उससे कोई रिलेटेड न्यूज़ नहीं आई, एडिटोरियल आ जाएगा, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड ज़रूर आ जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट योर करंट अफेयर्स अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो। पर इंग्लिश मेन फोकस आपका रीडिंग हैबिट पे होना चाहिए, ये आपके पैसेज में बहुत हेल्प करता है। अगर आप एनडीए एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप सीडीएस एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो, तो पैसेज आपके आते हैं। इनफैक्ट कई बार आपके नंबर ऑफ पैसेज ज़्यादा भी आ जाते हैं, कई बार 4-5 पैसेज भी आए हैं, राइट। इफ़ यू विल लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतने आए हैं, राइट। कई बार सिर्फ 2 आते हैं, पर आपके ऐसे भी आए हैं जब आपके 5 पैसेज आए हैं, 6 पैसेज भी आए हैं, राइट। दे बहुत बड़े नहीं होंगे वो पैसेज, छोटे पैसेज होते हैं वो, तो उनको समझना ईजी हो जाता है। सो वी विल स्टार्ट अप विद टुडेज सेशन। वन मोर थिंग, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोस नंबर। आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच के लिए इनरोल करा सकते हो। यहाँ पे आपको किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, वी विल बी गाइडिंग यू थॉरली टू प्रिपेयर यू फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। बहुत ज़रूरी है कि आपको सही गाइडलाइंस भी मिले, है ना, गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो आप इनरोलमेंट के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। जैसे कि हर बार होता है कि क्वेश्चन जो आपका जो भी लिखाया जाएगा, pause the video or else take a screenshot of the question and then answer it yourself. Moreover, जो भी PYQs अभी हम कर रहे हैं, राइट, अभी के जो हम PYQs कर रहे हैं, मेन फोकस उसका ये है कि आप किस तरीके से एक क्वेश्चन को अप्रोच करो, राइट। आंसर करेक्ट दे रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा ही रिलेटेड या इससे मिलता जुलता अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस या किस तरीके से आपको क्वेश्चन का लॉजिक लगाना है, मोरओवर फोकस उस पर किया जा रहा है। सो आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ, और आपने जो क्वेश्चन आंसर किया है उसका रीजन भी क्या है, ये भी आप एक बार अपना रीजन जो है वो आप तैयार कर सकते हो, उसके बाद करेक्ट आंसर आप चेक करो, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग टुडे इज, suddenly there was a suddenly there
was a bright flash followed by a deafening explosion. So here the word is deafening. इस word का आपको क्या करना है, synonym बताना है. So the first is dangerous, then it is terrifying, mild, then it is very loud. Now here the root word is, मतलब जो आपका मेन वर्ड है जिससे ये डेफनिंग वर्ड बना है, दैट इज डेफ, है ना. आप पढ़ते हो डेफ, डम, ब्लाइंड, ये सब चीजें क्या हैं, आपके कोई जो सेंसेस हैं जब आपके काम नहीं करते. डेफ क्या होता है, जो सुन नहीं सकता है, राइट. नाउ इसको सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया गया है. सडनली देयर वाज अ ब्राइट फ्लैश एंड फॉलोड बाय डेफनिंग एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन में क्या होता है, धमाका होता है, राइट. एक्सप्लोजन में अगर आप कभी भी नोटिस करोगे तो क्या होता है, धमाका होता है ना. पटाखे भी कभी फूटते हैं. तो डेफनिंग साउंड का मतलब क्या है, वो साउंड इतना तेज था कि भाई कोई जो है वो बहरा हो जाए. जैसे बच्चे जो होते हैं उनका पिच बहुत ज्यादा होता है, राइट. और बच्चों की कई बार अगर बच्चे जब चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा चुभती है. क्यों, क्योंकि उनका पिच हाई है ना. तो चुभने वाली, श्रिल जिसको आप बोलते हैं ना, चुभने वाली आवाज़ है, राइट. ऐसे नहीं कि बच्चे पर जब वो चिल्लाता है उस तब, सिर्फ तब की बात कर रही हूँ मैं. तो डेफनिंग का मतलब है कोई इतना तेज का साउंड है कि भाई आप कब बहरे हो जाओगे. जब कई बार आपके कोई बहुत अचानक से जोर का साउंड होता है, अगर मान लो एक बच्चा ही है वो आपके कान में कभी चिल्ला दे, तो आप देखोगे ना 1-2 सेकंड के लिए ऐसे लगता है कि भाई कुछ मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, एक ऐसे वाइब्रेशन सी होती है, झन करके सी आवाज आती है. तो दैट इज द डेफनिंग साउंड, मतलब ऐसा साउंड जो आपको क्या कर रहा है, आपको बहरा कर देगा. सो हेयर ऑप्शंस के क्या दिए हैं, डेंजरस. नाउ डेफनिंग और डेंजरस, इन दोनों का कोई आपका क्या है, एक साथ ये नहीं जा रही है, इन दोनों का कोई तुक नहीं बनता है. तो डेंजरस नहीं हो सकता, टेरिफाइंग नो, ठीक है. उसका से डेफनिंग का यहाँ पे किससे रिलेशन है, साउंड से, है ना, कि बहरा कर देने वाली एक्सप्लोजन था वो, राइट. माइल्ड का मतलब क्या हो गया, कम. अगर इसका आपको क्या दिया होता है, एंटोनिम दिया होता, तब आप माइल्ड वर्ड यूज कर सकते थे, पर यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिनोनिम. सो हियर वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज वेरी लाउड. कोई भी ऐसा साउंड जो बहुत तेज का कोई भी साउंड होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेफनिंग, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. He showed exemplary courage during crisis. He shows exemplary courage during crisis. ठीक है, पहला है यूजुअल, ड्यूरेबल, कमेंडेबल और लास्ट ऑप्शन इज सम. इनमें से क्या होना चाहिए, ही शोड एग्जेम्पलरी करेज ड्यूरिंग क्राइसिस. एग्जेम्पलरी, अच्छा इसमें एक वर्ड एग्जाम्पल कहीं पे निकल के आ रहा है ना, तो एग्जेम्पलरी को आप इस तरीके से समझ सकते हो. एग्जेम्पलरी का मतलब, अच्छा आप किसका एग्जाम्पल देते हो, मान लो कि आप क्लास में हो, आप यूजुअली उस बच्चे की नोटबुक लेते हो ना जिसने साफ सुथरा और कंप्लीट काम किया है ना. ऐसी बच्चे की नोटबुक लेते हो जिसने सफाई से काम किया है, कि भाई उसकी राइटिंग जो है वो समझ आ रही है आपको, और सफाई से किया हुआ काम है, पूरा काम किया हुआ है, ठीक है. तो क्या चीज एग्जाम्पल की तरह सेट होती है, कोई भी चीज जो क्या है अपने में कंप्लीट है ना. एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल सेटअप आप करते हो तो उसमें क्या होता है कि भाई एक आइडियल या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए थी, तो वैसी हैं, तो उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज करते हो, राइट. अब
यहाँ पे क्या बोला, ही शोड एग्जेम्पलरी करेज ड्यूरिंग क्राइसिस, मतलब ऐसा करेज, राइट, जिसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। और कैसी चीजों का एग्जाम्पल देते हो, जो कोई चीज जो अच्छी हो, जो अपने में कंप्लीट हो। सो हेयर ऐसा कोई ऑप्शन चूज करो जो क्या है, आप एग्जेम्पलरी, ठीक है, एग्जेम्पलरी का मतलब क्या है, ऐसी चीज जिसका आप एग्जाम्पल दे सको, हाई क्वालिटी है ना, जिसकी आप सराहना कर सको, राइट। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज यूजुअल। सी, यूजुअल चीजों का एग्जाम्पल नहीं दिया जाता। अगर ऐसा होता तो क्लास में देखो मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो एवरेज लेवल के मान के चलते हैं हम, ठीक है। पर क्या हम सबका एग्जाम्पल देते? नहीं, हम उस एक बच्चे के एग्जाम्पल देते जिसने ढंग का या ठीक काम किया है। सो यूजुअल नहीं हो सकता। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब है कोई भी चीज जो लंबे समय तक चलती है, राइट। कमेंडेबल, हाँ जी। फिर है सम का कोई सेंस नहीं बनता, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट, दैट इज कमेंडेबल, सराहनीय काम, ठीक है। किस चीज को आप कोई भी काम को आप कब इनकरेज करते हो या कब उसका एग्जाम्पल देते हो, जब वो अच्छी होती है, राइट। सो फॉर हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट, दैट इज कमेंडेबल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन द न्यू टीचर entered the classroom, he found the pupils restive, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसमें एट रेस्ट, आइडल, क्वाइट, इम्पेशेंट, ठीक है। किस वर्ड का आपको मतलब बताना है? रेस्टिव का। When the new teacher entered the classroom, he found the pupils restive. इसका मतलब क्या होगा? जब जो न्यू टीचर था उसने क्लास एंटर किया तो वो जो लोग थे, बच्चे जो थे, वो क्या थे? रेस्टिव थे। इसका मतलब, अच्छा, जब आप क्लास में हो और क्लास में जैसे टीचर जाता है तो क्या सारी क्लास शांत रहती है? क्या होता है, अचानक से बहुत ज्यादा शोर होने लग जाता है, कुछ बच्चे अपनी सीट से उठ के कुछ करने लग जाते हैं, राइट। कुछ लोग जो होते हैं क्लास के बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग जो है क्लास में कुछ ना कुछ हल्ला या शोर कर रहे होते हैं। इसको आप इस टर्म में भी समझो, जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना अनस्टेबल होता है, मतलब उसमें इतनी हलचल होती है। आपने जब एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आप बोलते हो कि अगर जिसकी ज्यादा एनर्जी वो उतना अनस्टेबल है ना, तो आप देखोगे उसी के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रहती है, राइट। सो इसको आप ऐसे समझो, जैसे ही टीचर क्लास से गया या क्लास खाली हो गई, बच्चे शोर मचाने शुरू कर देते हैं ना, तो उस रिगार्ड में क्वाइट हो सकता है? नहीं। आइडल मतलब कुछ काम नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं? बिल्कुल नहीं भाई, उनके पास कुछ काम हो भी उसके बाद भी बच्चे जो है कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। एट रेस्ट? नो। इम्पेशेंट है ना, मतलब क्या है, अच्छा आप कब थक जाते हो? जब आपने बहुत सारा काम किया है, कुछ ना कुछ कर रहे हो, हलचल, बच्चा जो है शोर मचाता है, राइट, और उसके बाद थक जाता है, तब वो रेस्ट पे आते हैं। तो उसके पहले वाली स्टेज क्या होती है? रेस्टिव स्टेज होती है, ठीक है। सो फॉर दैट यू विल यूज द करेक्ट ऑप्शन इज इम्पेशेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज नो dearth of talent in this country. पहला ऑप्शन है आपका स्कार्सिटी, अवेलेबिलिटी, प्लेंटी, एब्सेंस। सेंटेंस में क्या बोला गया है कि भाई इंडिया में, सॉरी कंट्री में
टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आपको बोला क्या जा रहा है कि इंडिया में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, यही बोला जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि डर्थ के पहले नो वर्ड यूज किया है ना, और आपको पता है दो नेगेटिव वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो अब जो भी नेगेटिव वर्ड है लगभग वो आप हटा सकते हो, ठीक है। स्कार्सिटी नहीं हो सकता, देयर इज नो स्कार्सिटी ऑफ टैलेंट, है ना। मतलब क्या है कि डर्थ का मतलब होता है, अच्छा सॉरी, स्कार्सिटी इससे पहले एक बात रखो कि डर्थ का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्टेज जहां पे बेसिक चीजें जो हैं वहां पे आप जब वो भी अवेल नहीं कर पाते हो, तब वो स्टेट क्या होती है, डर्थ, ठीक है। डर्थ का मतलब है जब चीजें नहीं है आपके पास, राइट। सो यहाँ पे क्या है, प्लेंटी। इसका डर्थ का ऑपोजिट अगर पूछा जाता तब आप प्लेंटी कर सकते थे, अवेलेबिलिटी नहीं, है ना। डर्थ का मतलब ये किसी चीज की कमी होना। डर्थ हमेशा पॉवर्टी या इस रिगार्ड में यूज करते हो जहां पे जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं होती हैं, देयर वी यूज द वर्ड डर्थ, ठीक है। तो डर्थ, एब्सेंस, देखो एब्सेंस हो सकता था पर हमें मोर अप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है, देन दैट शुड बी स्कैरसिटी। क्यों, किसी चीज की कमी, है ना। स्कैरसिटी क्या बताता है, ऐसी एक्सट्रीम स्टेज जहां पे चीजों की कमी होने लगती है। और डर्थ भी ऐसी स्टेज है कि अगर मान लो ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं वो बेसिक चीजें भी अवेल नहीं कर पाते हैं, तो देयर वी विल यूज डर्थ, ऑलराइट। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, दैट शुड बी स्कैरसिटी, ए आपका ऑप्शन होना चाहिए था, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The servants retired to their quarters, ठीक है। पहला आपका entered, went away, ran away, या फिर mobilized। द सर्वेंट्स रिटायर टू देयर क्वार्टर्स। अच्छा, जब आप रिटायर होते हो उसका मतलब क्या है, यू स्टॉप गोइंग टू योर वर्क, है ना। मतलब जब आपको क्या है कि काम, आपको आपको फिर कभी काम पे नहीं जाना है, देन यू रिटायर, ठीक है। सो बेसिकली आप इस, आपने कभी भी सुना होगी जैसे आपके पेरेंट्स जो है वो अपनी जॉब से रिटायर होते हैं, तो ये है कि वो अब वो जॉब में नहीं जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो एंटर्ड नहीं हो सकता, है ना। व्हेन यू रिटायर यू डोंट एंटर एनीवेयर, राइट। मोबिलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि कोई, मान लो कोई एक जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, या फिर आप मान लो कि उस जगह पे, गॉड फॉरबिड कभी ऐसा होना, बट जस्ट एन एग्जांपल कि वहां पे ये हुआ कि कोई बॉम्ब फट गया, है ना। तो लोगों को क्या करते हो आप, एक जगह वहां से ले जाके आप उसको सेफर साइड पे ले जा रहे हो या फिर सेफर जगह पे ले जा रहे हो, दैट इज मोबिलाइजेशन। जब आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो सेफ है वैसी जगह पे लेके जाते हो, देन यू आर मोबिलाइजिंग देम, ठीक है। तो उससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मूवमेंट की जरूर बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन उससे कोई रिलेशन नहीं है। देन इट इज रन अवे एंड वेंट अवे। when you retire, do you run away from something? We don't, but तो आपका करेक्ट सिनोनिम कौन सा होना चाहिए, went away, ठीक है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द सर्वेंट्स रिटायर टू देयर क्वार्टर्स, मतलब वो अपने क्वार्टर्स में क्या आ गए, चले गए, उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया, एंड देन यू वेंट टू देयर क्वार्टर्स, है ना, टू रेस्ट, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं। द नेवी gave tactical support to
मरीन्स। पहला है आपका सेंसिटिव, स्ट्रैटेजिक, इमीडिएट, एक्सपर्ट। ऑल राइट, द नेवी गेव टैक्टिकल सपोर्ट टू मरीन। टैक्ट का मतलब क्या होता है? टैक्ट का सिंपल मतलब है कि कोई भी चीज़ विच इन्वॉल्व्स लॉजिक, या कोई भी चीज़ ऐसी जो मान लो कि अब जब आप टैक्टिकल चीज़ें करते हो, सो दैट सिंपली मीन्स कि वेयर यू यूज़ योर माइंड, है ना, अपने दिमाग से आप कुछ चीज़ें सोचते हो, उनको स्ट्रैटेजाइज करते हो एंड देन यू एक्सिक्यूट इट। ठीक है, टैक्ट का मतलब भी क्या होता है? आप इसको ये भी बोल सकते हो समवन हु इज विटी, इंटेलिजेंस, राइट। कई बार आप बोलते हो ना कि उसने बहुत टैक्टिक्स लगाई, मतलब जब आप अपना दिमाग का यूज़ करते हो टू एक्सिक्यूट समथिंग, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? टैक्टफुल, राइट। अब यहाँ पे देखो, सेंसिटिव नो, इमीडिएट नो, ठीक है, एक्सपर्ट, स्ट्रैटेजिक। अगर टैक्ट होता, ठीक है, या फिर टैक्ट को आपने क्या है यहाँ पे, टैक्टिकल बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसका सबसे जो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है दैट इज स्ट्रैटेजिक। सिनोनिम क्या है इसका? स्ट्रैटेजिक। ठीक है, स्ट्रैटेजी आप कैसे बनाते हो? यू यूज योर ब्रेन, है ना, बहुत सारी सोच विचार के साथ कि क्या अगर मैं ये करूंगा तब ये हो जाएगा, तो आप काफ़ी चीज़ें जो है वो सोच के कुछ चीज़ जब करते हो, दैट इज टैक्टफुल, राइट। तो आज हमने कुछ वोकैबुलरी के सिनोनिम रिलेटेड क्वेश्चन किए, कुछ और भी हम क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल कवर एंटोनिम पार्ट एज वेल। तो ये है कि आपका मोस्टली जो वोकैबुलरी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं एक बार आप जरूर आंसर करो, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल प्रैक्टिस, राइट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके क्या है क्वेश्चन जो आप टैकल कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।